हाँ भैया, तो पीएमसी का जो है वो सिलेबस आ चुका है और इसके अंदर कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हैं। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश तो वही है, बट लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ऐड किए हैं। मोस्ट लाइकली जो है वो इस लॉजिकल रीजनिंग का कोई सैम्पल पेपर जो है वो देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। देख भी लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बट खैर मैं मेनली बात करने वाला हूँ बायो के सेक्शन से रिलेटेड। बायो के क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने 80 के बजाय अब कर दिए हैं 68 और इसकी जो परसेंटेज बनती है वो 32 है। ठीक है। अच्छा, बायो के सेक्शन मैंने देखा था, मेरे ख्याल में गो थ्रू किया था थोड़ा सा। बायो के सेक्शन के अंदर कुछ ख़ास चेंजेस जो हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चैप्टर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी ये वायरस वाला चैप्टर है। बायो एनर्जेटिक्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये सेकंड चैप्टर है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ये फोर्थ चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें हार्मोन्स और वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, एवोल्यूशन। वन बाय वन इन्हें देखते हैं ज़रा जल्दी जल्दी। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? वायरस वाले चैप्टर के अंदर या ए सेलुलर लाइफ में हमने करना ये है कि क्लासिफिकेशन देखनी है। क्लासिफिकेशन के अंदर वो आरएनए डीएनए वाले वायरसेस हैं, डिस्कवरी ऑफ वायरस किस तरह से हुई थी उसके बारे में बात होगी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, उनकी बॉडी किस तरह से कंपोज होती है, और वायरल डिजीज़। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल जो है वो ऐड नहीं है। और अगर इसी चैप्टर के अंदर टेक्सोनॉमी थी तो टेक्सोनॉमी जो है वो भी ऐड नहीं है, सिर्फ वायरसेस से रिलेटेड जो है वो ये चैप्टर है। अच्छा, आगे दिया हुआ भी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ द वायरस, किस तरह से डिस्कवर हुआ था। क्लासीफाई करना है वायरस को नंबर ऑफ स्ट्रैंड की बेसिस के ऊपर। इसके अलावा डिजीज़ हैं उनकी और होस्ट हैं, और एड्स है। हाँ ठीक है, वायरल डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एड्स। एड्स जो है वो इसके अंदर है। बाकी जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं चैप्टर के अंदर वो आपने कवर करनी है, तो शॉर्ट कर दिया है, काफ़ी चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर दी हैं। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर देयर इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि विदाउट ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है, और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस आ गया। उसके अलावा आपका जो वो है क्रेब्स साइकिल है वो इसके अंदर आ गई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑलरेडी बता चुके हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी जो फर्मेंटेशन है वो आ जाएगी इसके अंदर। लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस, ये पूरा फोटोसिंथेसिस इसके अंदर आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ये आपकी उसके अंदर होती है प्लांट्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस आ गया। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी किस तरह से होता है, एंड रोल ऑफ लाइट। तो ये तकरीबन पूरा चैप्टर आ गया। इसके अंदर जो आखिरी के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, जो पिरामिड वाले टॉपिक्स हैं, एनर्जी का जो फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर, वो हटा के तकरीबन बाकी सारा चैप्टर है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस आ जाएगा इसमें। लाइट एंड डार्क रिएक्शन, उनमें जो रोल होता है डिफरेंट चीज़ों का वो आ जाएगा। लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस पूरे आ जाएंगे। एंड डिफरेंशिएट अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो मोर और लेस पूरा चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो टॉपिक आते हैं मेन, और तीसरा जो टॉपिक माइनर टॉपिक आता है वो एनर्जी फ्लो है, जो कि इसके अंदर नहीं दिया हुआ। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रोडक्शन है, वाटर है, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, ये पूरा चैप्टर है तकरीबन। डिफाइन एंड क्लासीफाई द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर की 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पूरा आ गया। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूरा आ गया। लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, अल्कोहल है, ईस्टर्स हैं, स्टेरॉइड्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, बट खैर ओवरऑल वो आ गया पूरा। गिवन अकाउंट ऑफ आरएनए, आरएनए की जो टाइप्स होती हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो, और उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा शामिल है। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर क्या इन्होंने माइनस किया है, सेल वॉल है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स तकरीबन सारे ही दिए हुए हैं, कुछ मिसिंग है आई थिंक। न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। तो वो छोटे मोटे ऑर्गेनल्स जो हैं आई थिंक, जिसमें पैरोक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है, वो शायद इन्होंने काट दिया है इसमें से। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल प्लांट सेल का डिफरेंस है। इसके अलावा कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक का डिफरेंस है। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो फंक्शन है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी इंक्लूडेड है, जो पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है भाई? नर्वस सिस्टम में आपके पास नर्व इम्पल्स का टॉपिक है, स्टेप्स जो इन्वॉल्व है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, न्यूरॉन्स जो स्ट्रक्चर है उनका, जो न्यूरॉन की टाइप्स होती हैं वो सारी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा
इलेक्ट्रिकल साइनाप्सिस हैं, केमिकल साइनाप्सिस हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का जो पूरा मेजर टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स जनरेट किस तरह से होती है, नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट किस तरह से होती है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में मैसेज किस तरह से जाता है। ठीक है, ब्रेन जो है वो भी है इसके अंदर, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विद द नॉर्मल फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शंस है वो रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्ट, तो पूरा आ गया ये। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो है तकरीबन पूरा समझ लें। हार्मोन्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्होंने इसके अंदर नहीं दिया, सिर्फ CNS दिया हुआ है। तो आई थिंक PNS नहीं आना चाहिए, बट खैर जब इतना दे दिया तो PNS भी कर ही लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट कर लेंगे वो भी ना। हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और फीडबैक मैकेनिज्म है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, ये वही पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 18 मेरे ख्याल में फेडरल का है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, और भी दिया हुआ है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। अच्छा, रिसेप्टर, चूँकि नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा रिसेप्टर, तो रिसेप्टर भी इसके अंदर शामिल है। रिसेप्टर ट्रांस, ठीक है, न्यूरॉन्स की डेफिनेशन आ गई, टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ गया, नर्व इम्पल्स का टॉपिक आ गया, पूरा स्पाइनल कॉर्ड आ गई, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आ गया, क्लासीफाई रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस मोनोसाइनेप्टिक, पॉलीसाइनेप्टिक हो गया। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स, लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनका फंक्शन, बस सही है। इसके अंदर वो नहीं दिया हुआ, PNS इसके अंदर इन्होंने नहीं दिया हुआ। डिसऑर्डर्स भी नहीं दिए हुए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, एनिमल फाइला एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर हमेशा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है बेसिक, खैर मैं ये फेडरल से पढ़ाऊँगा तो मैं समझा दूँगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है इन्होंने ना। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये तो तकरीबन पूरा चैप्टर आता है। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को, और एंजाइम इनहिबिशन जो है, ठीक है, पूरा चैप्टर रहेगा। इसके बाद क्या है भाई? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो सिल में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये लेमार्क की थ्योरी है, ये डार्विन की थ्योरी है। डार्विनिज्म, डार्विन्स की थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म, ये एडिशनल चीज़ है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन तो खैर आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंट फील्ड से जो एवोल्यूशन आता है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, अच्छा, इसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाता है, गैस एक्सचेंज आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, यानी जो सिस्टम्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी बॉटनी आ गई जिसमें कार्निवोरस प्लांट्स हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, जिसमें पिचर प्लांट वगैरह आते हैं, तो ये तो आसान सा है। इसके बाद वाटर एंड मिनरल अपटेक है, ये 14 चैप्टर के अंदर है सिन बोर्ड के अंदर। वाटर एंड मिनरल अपटेक जो है जो रूट से होता है जाइलम और फ्लोएम के अंदर, यानी वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट है और फूड की ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल है, बस, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन हार्ट है, वो जो बाकी एनिमल्स के अंदर जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो इंक्लूडेड नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंसानों के अंदर होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है। हाँ भाई, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल अपटेक है, सही है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, कार्डियक साइकिल आ जाती है। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी टाइप्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आ गया जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं, नोड्यूल्स, वेसल्स हैं, ठीक है। इस फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मेन कंपोनेंट। इम्यून सिस्टम आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसानों के अंदर आ रही हैं। फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंसानों का है। रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द गैस एक्सचेंज, ठीक है। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन लंग्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा पैसेज आ जाएगा। उसके बाद गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो लंग्स के अंदर होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड ग्लैंड। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इंसानों से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है वो हैं, यानी अगर आप वैसे बुक के अंदर देखेंगे तो एनिमल से रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं, बट यहाँ पर जो NMD कैट के अंदर पूछा जाएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंसानों से रिलेटेड है। ना प्रोकैरियोट्स, चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया वाला, इसमें बैक्टीरिया का पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, साइज़ और शेप की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है और इम्पॉर्टेंस इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है। यानी इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर नहीं है।
रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर आए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर साइकिल भी आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बाकी एनिमल्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर, ना प्लांट्स के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जिनके साथ इनके कॉजेटिव एजेंट्स हैं और मेन सिम्टम्स हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर कार्टिलेज है, मसल की टाइप्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, उसका मैकेनिज्म है, जॉइंट्स है और कुछ बीमारियां हैं लाइक गाउट है और आर्थराइटिस है। ये भी इंसानों से रिलेटेड ही है, ये एनिमल से रिलेटेड नहीं है। एनिमल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो सारा का सारा एक्सक्लूडेड है। कार्टिलेज, मसल एंड बोन की डेफिनेशन, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद फंक्शन, कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ कार्डियक मसल्स, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, उसकी जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का, जॉइंट की क्लासिफिकेशन है और ये प्रॉब्लम्स है। मुझे नहीं पता इसमें से क्वेश्चन ये लोग किस तरह से बनाएंगे, शायद बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो है वो बने, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो है वो बने, बट खैर। वेरिएशन इन जेनेटिक्स, मेंडल के लॉ हैं उसके अंदर, मेंडल का जितना भी काम था, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, सिंगल ट्रेट है, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वेरिएशन के अंदर, और कुछ आपकी स्टेटिस्टिक्स ऑन एंड प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर वो क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि फ़लाँ बच्चा जो है उसके अंदर जो है वो फ़लाँ बीमारी हो सकती है। मल्टीपल एलील का टॉपिक है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप आ जाता है और जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, सेक्स लिंकेज, ये तकरीबन पूरा चैप्टर समझ लो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है भाई, लॉ ऑफ मेंडल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर है, जीन लिंकेज हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाई द प्रोजेनी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स लिंकेज, ब्रीफली इनहेरिटेंस ऑफ द सेक्स लिंक ट्रेट्स एंड हीमोफीलिया। ये तकरीबन पूरा चैप्टर है, इसके अंदर आप कुछ छोड़े नहीं, पूरा चैप्टर ही कर लें। अच्छा, ये तो है हमारे पास केमिस्ट्री। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायो के अंदर तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि इन्होंने पिछले सिलेबस के अंदर दी थी, मोर और लेस कुछ चीज़ें शायद मॉडिफाई की हैं इन्होंने, बट बॉटम लाइन ये है कि जो आपकी मेजर पार्ट है बॉटनी का वो रूल आउट हो गया, ठीक है, बॉटनी आपको जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको एमडी कैट के लिए नहीं करने पड़ेंगे, एनएमडी कैट के लिए स्पेशली जो आपका फोकस होना चाहिए वो ह्यूमन सिस्टम्स के ऊपर होना चाहिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अच्छा, इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम मुझे नज़र नहीं आया, यानी जो आपका होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है वो मुझे नज़र नहीं आया, तो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर उन्होंने पूरा रोल आउट कर दिया है। सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर इसके अंदर मौजूद है, एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर डेवलपमेंट इसके अंदर पूरी की पूरी जो है वो डेवलपमेंट रूल आउट कर दिया इन्होंने, एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर जो है वो रूल आउट कर दिया है। अच्छा हाँ, इसके अंदर क्रोमोसोम एंड डीएनए का चैप्टर भी मुझे नज़र नहीं आया, तो ये तो बहुत बेकार सा वो है कि क्रोमोसोम एंड डीएनए जो है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है। क्रोमोसोम एंड डीएनए से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन का जो चैप्टर है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, खाली वेरिएशन जेनेटिक्स है। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर जो है वो रूल आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा एवोल्यूशन इन्होंने शामिल किया है और जो इकोसिस्टम से रिलेटेड चैप्टर थे वो सारे के सारे रूल आउट हो गए। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर तो खैर बहुत ही बेकार होता है, उसको छोड़ दें। सेकंड चैप्टर जो आपका वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो शामिल है, एंजाइम्स शामिल है, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शामिल है, बैक्टीरिया वाला चैप्टर शामिल है। इसके अलावा जो किंगडम वो है प्रोटोक्टिस्टा है वो हटा दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो माइनर है। फंगस जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया है। चैप्टर नंबर 9 जो है किंगडम प्लांट है वो कम्प्लीटली हटा दिया है, तो बॉटनी इन्होंने तकरीबन रूल आउट कर दिया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 एनिमेलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स शामिल है। और 12, 13, 14 में से जो जो इंसानों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो बहुत 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 रिड्यूस हो गया टॉपिक, कोर्स जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है एनएमडी कैट के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा उन पर, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाए जा सकते। बट खैर हम बात करेंगे इनके ऊपर कि किस तरह से मुश्किल सवाल जो है वो बनाया जा सकता है इसमें से, ताकि जब आसान क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं उसमें देख लेता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो खैर ये आपके अपने जो टीचर्स हैं वो समझाएंगे आपको। किधर है भाई लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिक तो मेरा भी अच्छा नहीं है, बट खैर। अच्छा हाँ, ये है लॉजिकल रीजनिंग। क्या है भाई इसके अंदर? लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो इवेल्यूएट करते हैं द एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्यूएट एंड कंप्लीट आर्ग्यूमेंट एज दे अकर इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है।
short arguments drawn from a wide variety of sources. Each logical reasoning question require you to read, comprehend in short passage, then answer one question about it. The question is designed to assess a wide range of skill. ठीक है, जिसमें critical thinking है. अब अच्छा से इसके अंदर लेटर और सिंबल सीरीज़ होती है, जिसके अंदर आपको एक सीरीज़ देते हैं, उसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग होता है या कोई ना कोई जो है वो अल्फ़ाबेट मिसिंग होता है या कोई ना कोई वर्ड मिसिंग होता है. तो आपको बाकी चीज़ें देखने के बाद उसका पैटर्न जो है ना वो एनालाइज करने के बाद देखना होता है ऑप्शंस में से यहाँ पे कौन सा जो है वो बेटर फिट हो सकता है. लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स एंड एक्शंस हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट. इसके अंदर इन्होंने हाँ दिए हुए ना, ये सैम्पल क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे. ठीक है, खैर मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है लॉजिकल रीजनिंग. कहाँ गया, यहाँ से. क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या है भाई, इज प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन यूज लॉजिक टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड. अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं हमारी जनरेशन के अंदर. सैम्पल क्वेश्चन क्या है भाई, read the following passage then decide whether the three statement below they are true or not. They are true, probably true, insufficient data to say true or false, probably false or false. अच्छा, ये 5 ऑप्शंस हैं based purely on the information in the text. तो भाई पैसेज है कि अहमद्स कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 5 years. ठीक है, मुबारक हो. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city. तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, अहमद रिच है. ठीक है, उसकी कंपनी अच्छी जा रही है तो ठीक है, रिच हो गया अहमद. अहमद स्टाफ हैप्पी है क्योंकि उन्हें खाना मिल गया है. ठीक है, अहमद कंपनी जो है वो परफॉर्म वेल इन 2017. अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट तो ठीक है कि अहमद रिच हो गया है, अहमद का स्टाफ हैप्पी है, जबकि अहमद की कंपनी परफॉर्म वेल कर रही थी. ठीक है, सक्सेसफुल रही है पास्ट 5 years के अंदर, जिसके अंदर 2018 जो है वो सबसे अच्छा ईयर था. तो 2017 के अंदर भी जो है वो परफॉर्म वेल ही गया. तो मेरे ख्याल से तो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बाकी अल्लाह जाने क्या है इसके अंदर. लेटर्स एंड सिंबल के अंदर क्या है भैया, okay, these rules can be used on mathematical operations place of letters in alphabet. Sample question, I look carefully at the sequence and symbols to find out the pattern. Select the correct pattern. अच्छा, इसके अंदर क्या है भाई, ये ई जैसा बना हुआ है, ये नीचे की तरफ झुका हुआ ई है और ये राइट साइड के ऊपर है ई. ठीक है, इसके अंदर तीनों नीचे की तरफ है. अच्छा, इसके अंदर सेंटर वाला ऊपर की तरफ है. अच्छा, पहले जब ऐसा था कि ये 2 राइट साइड पे थे और एक सेंटर में था, तो ये दोनों जो है ये नीचे हो गए. ठीक है, अब कंडीशन ये थी कि ये दोनों राइट साइड पे थे, ये ऊपर की तरफ था, तो अब ये तीनों ऊपर की तरफ जाएंगे. तो इसका आंसर ये वाला होना चाहिए, मेरे ख्याल में इसका आंसर ये वाला होना चाहिए. तो आप पैटर्न जो है वो देखते हैं. इसके अंदर दोनों जो ई हैं वो राइट साइड के ऊपर थे, इनकी डायरेक्शन राइट साइड पे थी, और बीच वाला नीचे की तरफ था. तो अगले उसके अंदर ये वाला जो बीच वाला, ये दोनों को अपनी तरह से ले डूबा, दोनों को नीचे करवा दिया इसने. तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देंगे तो ये बीच वाला दोनों को अपनी तरह करवा देगा, ऊपर करवा देगा. ठीक है, तो तीनों जो है वो आपको ऊपर नज़र आएंगे मेरे ख्याल में. अच्छा भैया, और क्या है भाई, लॉजिकल डिडक्शन एंड लॉजिकल प्रॉब्लम. लॉजिकल डिडक्शन में क्या है भैया, देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 person. नाम भी कैसे इनके, GJBETNZ. नाउ देयर प्रोफेशंस आर टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर, बट नॉट रेस्पेक्टिवली. अच्छा, नॉट रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि इसी सीक्वेंस के अंदर नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि जी का जो प्रोफेशन है वो टीचर है, जे का जो प्रोफेशन है वो राइटर है. नॉट रेस्पेक्टिवली है. ठीक है, नॉट रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर. अब इन्होंने बताया है कि जी जो है भैया वो टीचर है, इसमें जो जेड है या जी है वो डांसर है, जो बी है वो ना राइटर है ना एक्टर है. जो बी है वो ना राइटर है ना एक्टर है. ठीक है, जो ई है वो ना सिंगर है ना लॉयर है, और जो टी है वो एक एक्टर है, और जो जे है क्या है ना, हु अमंग देम हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर. अच्छा, पेन इसके अंदर है कि नहीं, पेन होना मैं तो फिर लिखूं. इसमें जो भैया जी है, जी तो है टीचर. ठीक है, इसके बाद जो जेड है वो डांसर है, तो जी और जेड को हटा दें हम. इसके अलावा इन्होंने एक और का बताया, जो जे है वो एक लॉयर है.
विच अमंग देम हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर, तो बताया हुआ तो है जे इज़ अ लॉयर, फिर क्या पूछा भाई इन्होंने। ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच अमंग देम हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर, जे इज़ अ लॉयर, तो जे है, इसमें पूछना क्या था। अच्छा घुमा फिर आके इन्होंने मेरे ख्याल में सवाल दिया और उसका आंसर उसी के अंदर दे दिया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। Now logic problems are puzzles which require people to use deductive reasoning skills, meaning they need to look at a different piece of information in order to arrive at an answer. अच्छा क्या है भाई ये lullaby? A lullaby is a song. No song is prose and some proses are epics. Conclusion क्या है भाई? Some proses are songs, some epics are lullabies and some songs are lullabies. तो lullaby जो है is a song, ठीक है। No song is a prose and some proses are epics. अच्छा तो lullaby जो है is not a prose because it's a song. Some proses are songs, नहीं, some epics are lullabies and some songs are lullabies. No idea, I have no idea literally कि ये lullaby क्या होता है, ये song क्या होता है। तो I don't think so कि इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। ये एक लास्ट वाला जो है मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट आई थिंक ये जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि डेवलप नहीं होता ज़्यादातर हमारी स्टूडेंट्स का। अच्छा और भी कुछ है, कोर्स ऑफ एक्शन भी है इसके अंदर, एक और चीज़ भी है, एंड कॉज एंड इफेक्ट भी है। अच्छा दो चीज़ें और हैं बस ना, और कहाँ जा रहा है। अच्छा इसके अंदर क्या है भाई ना, कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू बी टेकन, फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, टेस्ट टेकर्स शुड डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्सेज ऑफ एक्शन लॉजिकली, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन क्या है भाई, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर, ठीक है। स्टेट एक्स कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी आपका शहर हो सकता है जिसके अंदर पावर सप्लाई जो है वो अच्छी नहीं है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है भाई, वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट एंड द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। अच्छा ठीक है, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर। अगर पावर सप्लाई जो है उसका मसला हो रहा है तो फिर मेरे ख़्याल में सिर्फ़ और सिर्फ मोर पावर जनरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम आ रही है। तो सप्लाई कम आने की वजह से सप्लाई कम आना जो है वो थेफ्ट जो है वो कहीं से इंडिकेट नहीं कर रहा है। इफ़ ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ़ ओनली टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ़ ईदर वन और टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इफ़ नीदर वन और टू इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफ़ बोथ। पावर सप्लाई अगर टेरिबली पुअर है, हाँ अगर सप्लाई ही पुअर है तो लोग थेफ्ट क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, तो ओनली अप्रोप्रिएट टू जो है टू सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है मेरे ख्याल में। कॉज एंड इफेक्ट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन, व्हेन एग्जामिनिंग इवेंट्स people eventually seek to explain the things happen. This search often result in cause and effect reasoning, which asserts or denies that one thing caused another. अच्छा भाई आगे बोलो यार। Now statements, the standard of living of people on the average income group has been rising since the last 2 years, ठीक है। Pakistan economy has been showing a significant growth, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2। अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है, ठीक है, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि भाई लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, एवरेज इनकम ग्रुप का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अब बेहतर होता जा रहा है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो करी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेहतर तभी होगा जब ग्रोथ जो है वो आपकी इकॉनमी के अंदर होगी। तो जो 2 है वो कॉज है और जो 1 है वो उसका इफेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 जो है इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। तो ये तो आसान है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हैं आप तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अबाउट द PMC NMD कैट सिलेबस। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश जो है ये आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे बजाय मेरे।